हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट फिफ्थ फ्रॉम द पीरियोडिसिटी चैप्टर 2। लास्ट पार्ट तक पार्ट नंबर 4 तक मैं आपके साथ डिस्कस करके चुकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और ये सारे एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब हम आज आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं एक टर्म एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि अब हमें डिस्कस करना है सारे की सारे एलिमेंट्स को लेके उनके रेडियस के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं प्लस क्या फॉर्मुलेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रही हूँ। सो कम टू द पॉइंट। सो एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए। सबसे पहले आपको अगर याद हो तो GIOC वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, एटम। क्लियर। सो अब उसी एटम की रेडियस के बारे में मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है। सो कम टू द पॉइंट। देखिए, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सी इफ सपोज दिस इज एन एटम, तो आप ये कह रहे हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस से, उसी को आप क्या कहते हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियाई। इन नॉर्मल टर्म्स भी आप यही चीज़ कहते हैं कि रेडियस एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है या किसी भी सेंटर पॉइंट से उसके आउटर कवरिंग तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, योर एटॉमिक रेडियाई। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, आइए, एटम 1 अदर एटम 2, लेट अस सपोज दिस इज x and this is y. Half the internuclear distance from the center, this and from this, between the two atoms in a homoatomic molecule. homoatomic molecule कौन सा होता है, जो similar properties show करते हैं from the same environment, उसको हम क्या कहते हैं, is known as atomic radii। means इस यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। इफ़ दिस इज़ योर सेंटर पॉइंट और यू कैन से न्यूक्लियस। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ आउटर शेल पर आपको पता है कि कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो दो होम्योएटमिक मीन्स कि सेम एनवायरनमेंट वाले दो एटम्स की मैं बात करूँ और उनके सेंटर से लेके आउटर शेल तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। और यहाँ पर मैं आपको कोरिलेट कर रही हूँ अब इन दोनों के बीच में। सो इसको आप डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन से दिस इज एन एक्स एटम और दिस इज एन वाई एटम, तो आप इसको रिलेट करेंगे लाइक dxy। क्लियर। दिस इज द होल रेडियस फॉर बोथ दीज। और जब आपको कोवेलेंट रेडियस के टर्म में करना है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट डिवाइडेड बाय 2। आगे अपन अभी इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको ये याद करना है कि एग्जैक्टली एटॉमिक रेडियस होता क्या है। क्लियर हुआ कि इस सेंटर से आउटर शेल का लास्ट पॉइंट तक का, और यू कैन से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस आपका कहलाता है r। आइए नेक्स्ट, दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉन एज बॉन्ड लेंथ। किसे कहा है बॉन्ड लेंथ, इसको। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। यहाँ पर आप होम्योएटमिक के केस को ले रहे हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अ बॉन्ड बाय विच टू एटम्स कंबाइन। एग्जैक्टली, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा आपको ये दिमाग में रखना है कि किस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की उसमें बॉन्डिंग हो रही है, किस तरीके के एटम्स उसमें कंबाइन हो रहे हैं। ईदर दे आर होमोएटमिक और दे आर हेटेरोएटमिक। फर्स्ट, अब देखो एक कर्व से मैं आपको इसको डिफाइन करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आपने लिया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन पिकोमीटर्स। जब पिकोमीटर्स में है तो आपको पता है कि क्या है रेशियो, 10⁻⁻12। क्लियर। और यहाँ आपने इसको किसके अगेंस्ट कर्व किया है, पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका है यूनिट किस में लिया है, किलो जूल पर मोल के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में मैं अगर आपसे बात करूँ तो इनिशियली आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ किसका, दो होम्योएटमिक एटम्स, और वो यहाँ पर कौन से हैं, आपके हाइड्रोजन। यहाँ आप हाइड्रोजन को ले रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस के आप हाइड्रोजन के केस में जब बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है दो एटम्स के बीच का, फर्स्ट स्लाइटली ये क्या हो रहा है, शुरुआत में एक डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ के केस में मैं बात कर रही हूँ। एक नॉर्मल लेके चलो, जस्ट एक अज्यूम करो कि मैंने एक होम्योएटमिक मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल्स हैं A और B, मैंने डिफाइन किया कि ये इसकी रेडियस है। अब मुझे उसको रिलेट करना है कि कैसे तो आप बॉन्ड लेंथ बताते हैं, कैसे आप उसकी बॉन्ड एनर्जी बताते हैं। तो आपने बोला ये जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको आप कह रहे हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। और ये जो एनर्जी है जब ये क्या करेंगे,
मूव करेंगे। अभी क्या थे, ये पास पास थे, अभी इन्होंने मिक्सिंग हो रही थी, दिस फेज। मिक्सिंग करते ही जब ये क्या होगा, ये आपस में हेटेरोएटॉमिक फेज में आएंगे, और आप कह सकते हैं कि जब सेपरेट होंगे, रिपेल होंगे, क्योंकि दे आर फ्रॉम सेम एनर्जी, सेम एनवायरमेंट। तो आपने कहा कि ये जो डिस्टेंस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वही होता है कि मॉलिक्यूल में जब कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, डिपेंड करता है किस पर, कि आपको पूछा क्या गया है, इन वॉट रिस्पेक्ट दे वांट द आंसर्स। सो बॉन्ड एनर्जी ये कहलाता है। लास्ट में आपने क्या देखा कि ये जो H मॉलिक्यूल था, पहले आपने ये चीज़ देखी, देन आफ्टर दोनों एकदम ही न्यूक्लियर हो गए, मीन्स सेपरेट हो गए। तो आपने वहाँ जाके देखा कि जो आपका कर्व था पहले डिक्रीज हुआ, स्लाइटली इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, देन इट गोज अप टू द व्हाट, कांस्टेंट। सो यहाँ पर आपको इस कर्व में, वेट अ मिनट बेटा, इस कर्व में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जब इनकी मिक्सिंग हुई थी तो कर्व क्या हो रहा था, ऑन मूविंग डाउन कर्व डाउन जा रहा था, फिर स्लाइटली वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ये फर्दर एकदम न्यूक्लियर हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, तो आपने देखा कि ये अब कांस्टेंट फेज पर आ जाएंगे। कांस्टेंट फेज पर क्यों आ जाएंगे, क्योंकि अब ये इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, और जब आप रेडिया डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक रेडिया निकाल रहे हैं, तो वहाँ आपको 2 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट, सो बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स कौन से हैं, जो कोई भी 2 एटम्स के बीच में हम जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, दोज आर केमिकल बॉन्ड्स। एटॉमिक रेडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हमारा मेन टॉपिक ही क्या है, एटॉमिक रेडियस। अब इस एटॉमिक रेडियस के अंदर ही आपको अलग अलग कुछ 4 टाइप्स की रेडियस मेरे साथ पढ़नी है। फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। आपको नाम सुन के भी, नाम ना भी सुने हो, सबने हैं, क्योंकि आपने +1 +2 में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों के बारे में बेटा डिटेलिंग की है, और आप मेरे साथ साथ आप कर भी रहे हैं। आपको सबको पता है, जैसे ही मैं बोलती हूँ वंडर वॉल, तो आप फट से क्लिक हो जाता है कि अरे ये तो सबसे वीक फोर्स है ना, कुछ काम धाम ही नहीं होता, लेकिन हाँ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। सो वीक फोर्स और वंडर वॉल्स ही कहलाती है। नाम इसका इफेक्टिव है, नाम बड़ा है, लेकिन खुद क्या है, बहुत वीक है। मेटालिक के केस में मैं बात करूं तो आप इसको किसके करस्पॉन्ड करेंगे, मेटल आयंस के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होते हैं, दोज आर योर मेटालिक रेडियस की जनरेशन करेंगे। आयनिक आपको पता है, इन बिटवीन द आयंस। कोवेलेंट जब हम मल्टीपल एटम्स के बारे में बात करेंगे, या सिंगल सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में भी आप बात करोगे एटम्स की, तो वहाँ पर किस तरीके के बॉन्ड क्रिएट होते हैं, आपके कोवेलेंट। अब हम एक एक करके सारे को फर्दर डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि अभी तक आपको पता थे बॉन्ड्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्डिंग की मैंने आपसे बात की थी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या, रेडियस के बारे में इनकी। आ जाइए, सबसे पहले अगर मैं कोवेलेंट रेडियस को लेकर चलूं, देखो पहले, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ जानो कि अगर ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 कोई भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक एटम, ये मेरा एक एटम, चलो इसको मैं आपको उसी से रिलेट करते हैं एक बार। ये मेरे 2 एटम्स हैं। अभी आपने बोला कि हाँ, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये वाला और ये वाला, इन्हीं पॉइंट्स को आप क्या कह रहे हैं, आर ए। ये जो है आपका, इसको ही आप क्या कह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, यही कह रहे हैं आप, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी डी ए ए। क्या अभी तक मैंने आपसे यही चीज़ बोली, यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अब ये जो डी ए है, आपको इसमें आप लोग को निकालना क्या है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डी ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आर सी। आर सी इज व्हाट, योर कोवेलेंट रेडियस। क्लियर? तो ये एक छोटा सा फॉर्मुलेशन है समझने के लिए, जिससे आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें क्लियर हो गया कि रेडियस क्या होती है, इस टर्म का मतलब क्या है, ये बार बार डी ए अब यूज़ होगा, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि डी ए मीन्स क्या है, आर सी का मीन्स क्या है। ठीक, अब आइए इसके बाद कोवेलेंट रेडियस पे आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सी। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये दे स्टार्टेड मिक्सिंग ओनली। सो व्हाट इज ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैपिंग। जब 2 एटम्स
एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, मीन्स मिक्स होते हैं, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। मीन्स इसका भी पार्ट इसके अंदर है और इसका भी कंज्यूम करेंगे ये कुछ पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर आपसे कहती हूँ तो आप सेम चीज़ है, ये इसका रेडियस और इस सेंटर से ये वाला रेडियस, दिस इज आर ए एंड अगेन दिस इज आर ए, यही आपने बोला। और यहाँ अगर मैं बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करती हूँ तो अगेन द थिंग इज सेम, बार बार वही चीज़ मैं कह रही हूँ। पहले आपने देखा था जस्ट मिक्सिंग स्टार्ट होना शुरू हुआ था, वो प्रॉपरली परफेक्टली ओवरलैप नहीं हुए थे। अब यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग हो चुकी है दिस, और आपको क्या निकालना है, आर सी। सो दिस इज योर आर सी इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग। दिस इज योर एटम ए एंड दिस इज ऑल्सो एटम ए, और यू कैन से एटम बी, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप वो उसको ले सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के, अब यहाँ पर क्या था, जो मिस्टर एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मुलेशन क्या थी, उस पर आते हैं। पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स किससे फॉर्म हो रहे हैं, ओवरलैपिंग, सी, बस ये याद रखना है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या मैंने आपको यही बताया, दिस इज व्हाट, आर सी इज इक्वल्स टू डी ए बाय 2 बिटवीन 2 सिंगल बॉन्डेड होमो एटम्स। ये देखिए यही चीज है, दिस इज योर डी, और हमने आर सी को ऐसे ही निकाला था। दिस इज योर होल फॉर्मुलेशन फॉर कोवेलेंट रेडियस। अब लेकिन हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे मिस्टर स्टीवेंसन, एंड शॉन्स्कर, आगे अपन इनको डिस्कस भी करेंगे। इन्होंने एक फॉर्मुलेशन दिया, और वो फॉर्मुलेशन क्या था, कोवेलेंट रेडियाई के केस में इन्होंने बोला फॉर एनी मॉलिक्यूल लाइक यू कैन से आर ए बी, मतलब एक ए एटम है आपका और एक बी एटम है, तो उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला दिया कि आप कैसे निकालेंगे, आर ए अपॉन 2 प्लस आर बी अपॉन 2 माइनस 0.9 XA minus chi B. This is what? This is your internuclear distance. Between atoms. Clear? Internuclear distance between the atoms. तो ये फॉर्मुलेशन दी थी मिस्टर स्टीवेंसन एंड शॉन्स्कर ने। एक और साइंटिस्ट आए थे पॉटरफील्ड, उन्होंने इस फॉर्मुलेशन में क्या चेंज किया, इसके आगे एग्जाम्पल्स और ये न्यूमेरिकल में आपका केस यूज़ आता है, वो अपन डिस्कस करेंगे तब भी, लेकिन एक बार याद रहने के लिए, क्योंकि सेम चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग होमो एटमिक और हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई करके आप इसको देख रहे हैं। पॉटरफील्ड के केस में उन्होंने क्या किया था, देखिए मैं बताती हूँ क्या फॉर्मुलेशन दी थी। उन्होंने बोला था, फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, इसी में चेंज कर देती हूँ या तो नहीं तो नेक्स्ट पे देखिए। पॉटरफील्ड्स का फॉर्मूला था पॉटरफील्ड्स फॉर्मुलेशन, ये भी एक साइंटिस्ट थे, हैरी पॉटर मत समझ लेना, कोई सीरीज नहीं दी थी इसने हैरी पॉटर वाली, यहाँ आके एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर? इन्होंने बोला सेम चीज़, इन्होंने कहा वही कोई भी मॉलिक्यूल है आर ए बी, सेम चीज़ आर ए ए फॉर एटम ए प्लस फॉर एटम बी, आर का मतलब क्या है, क्योंकि रेडियाई निकालनी है आपको, -7 chi a माइनस chi b इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला था, मिस्टर पॉटरफील्ड का फॉर्मूला। याद रखना है एक बार को, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, हम बाद में न्यूमेरिकल्स में इनको यूज़ भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी भी। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि कोवेलेंट रेडियाई क्या है। अब एक ग्राफ देखो, इस ग्राफ में क्या कह रहा है, कोवेलेंट रेडियाई के केस में मैं आपसे बात करूं, लिथियम, याद है पीरियोडिक टेबल, पहले तो ये सोचो, नहीं है याद तो वो कॉपी खोल लो, वो पेज खोल लो जिस पे जहाँ पर लिखा हुआ था, लास्ट पार्ट में मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया है, पार्ट 3 पार्ट 4 में पीरियोडिक टेबल 2 बार डिस्कस हुई है अच्छे से पूरे वेरिएशंस के साथ। अगर ऐसे याद नहीं आ रहा है तो याद हो गया,
बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, हेलिना की रब से फरियाद, ये सारी चीज़ें। अब वो सीक्वेंस को थोड़ा थोड़ा सा अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये देखिए, दिस इज़ योर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हैं, आई सेड व्हाट, डाउन द ग्रुप जब मूवमेंट होगा किसी भी पीरियोडिक ग्रुप में आपके, तो यहाँ देखेंगे आपका जो कोवेलेंट रेडियाई है वो डिक्रीज होगा। कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये चीज ध्यान रखनी है। सी, एटॉमिक रेडियाई इन पिकोमीटर्स, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, आपकी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, इस ग्राफ में आप देखो, वहां तो आपने देखा कि सीधा सिर्फ एक डिक्रीज दिखाया था, सीधा शो दिखा। यहाँ पर आप चेंजेस देख रहे हैं कि कुछ इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, देन फर्दर इंक्रीज हो रहा है। कैसे? लिथियम के केस में देखिए, यहाँ आपको पता है एटॉमिक नंबर्स हैं और यहाँ पर आपकी एटॉमिक रेडियाई दी हुई है। अगर मैं बात कर रही हूँ रेडियाई के रिस्पेक्ट में, तो सी, लिथियम की एटॉमिक रेडियाई कितनी है 152, सोडियम की एटॉमिक रेडियाई कितनी है 186। यहाँ पर डिफरेंस कुछ ज़्यादा है, 152 से 186 मीन्स क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, आपको सीधा दिख रहा है। तो यहाँ आपने देखा ग्राफ में सीधा सीधा इंक्रीज। देन आफ्टर सोडियम के बाद आप आगे बढ़ेंगे पोटेशियम की तरफ, तो 186 टू 231, क्या 186 टू 231 फर्दर एक इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आपने बोला कि हाँ यहाँ भी इंक्रीज है, किस में, एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन आफ्टर द 231 जब ये रुबीडियम के लिए केस में हमने लिया, इसका जरा सा चेंज हुआ, और वो चेंज कितना था, एक माइनर चेंज था, जस्ट 244 का इंक्रीज लिया, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। देन 262 इन द केस ऑफ सीजियम। तो हमने देखा एक बार तो ये एक क्या हुआ था यहाँ पर, लिथियम टू पोटेशियम, लिथियम टू पोटेशियम एक फास्ट इंक्रीज था, आपने ये देखा। उसके बाद बीच में फ्रॉम पोटेशियम टू रुबीडियम एक स्लाइट इंक्रीज था, देन रुबीडियम टू सीजियम भी एक स्लाइट इंक्रीज था। मींस कि कर्व में आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो इंक्रीज है वो एकदम ना होने की जगह स्लो डाउन हो रहा है। सेम चीज़ आप नीचे वाले केस में देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या है ये सारे हैलोजेंस, आप सबको पता है। फ्लोरीन 72, क्लोरीन 99, 114 एंड 133। इसमें भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है कि कैसे कैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, पहले एक बार बढ़ी, फिर एक पॉज आया, मीन्स कि थोड़ा सा कांस्टेंट हुई, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, रुकी नहीं है, इंक्रीज हो रहा है। देन आफ्टर फिर स्लाइट इंक्रीज एंड अगेन अ स्लाइट इंक्रीज। तो आपको ये कर्व का वेरिएशन याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे सीधा क्वेश्चन कि स्लाइट इंक्रीज के केस में किससे किसके बीच में आपको वैल्यूज़ भी दी जाती हैं। कई बार ग्राफ दे देता है, वैल्यूज़ नहीं देता, और ग्राफ देगा तो आपको अगर ये एलिमेंट्स लिखे हैं तो आपको पता होगी कि रेडियाई ये है। क्लियर? तो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा ना ये चीज़, और समझ में कब नहीं आएगा, अगर पुराना पार्ट याद नहीं है, तो मैंने पहले बोला था कि पीरियोडिक टेबल बिल्कुल दिमाग में रख लेना। अब सारे एलिमेंट्स के ऊपर ही डिस्कशन होगा, एक जगह घर में ना, कहीं भी किसी कोने में। ऐसे नहीं कि स्टोर रूम में लगाया है, वहाँ तुम्हें जाना आना होता नहीं तो बस लगा दिया, मैम ने बोला था क्योंकि, ये नहीं करना है। जहाँ तुम मैक्सिमम टाइम तुम्हारी नज़र पड़ती रहती है ना, उठे, ज़्यादा तो मिरर में ही पड़ती है, उठे यहाँ बाल बनाए, वहाँ जाना है, वहाँ ये करना है, तो जिस जगह ज़्यादा ध्यान जाता है वहाँ जाके पीरियोडिक टेबल का एक पेपर लगा दो, वो सारी चीज़ें लिख के जो मैंने बताई थी। दिन में अगर 5 बार भी दिख रही है तो 5 एलिमेंट तो दिमाग में जाएंगे ना तुम्हारे। ये काम करो, नहीं तो वॉलपेपर लगा लो फ़ोन का, पूरे टाइम हाथ में रहता है तुम्हारे। चलो कम टू द नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल देखो, इफ़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए, कोई भी एटम है उसको आप A2 मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इज DAA, यही हम बोल रहे थे, एंड कोवेलेंट रेडियाई इज RA। देन कैसे डिफाइन करोगे, उसने वही पूछा है जो फॉर्मुलेशन था। तो आप कहेंगे DAA फॉर A2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, RA फॉर द मॉलिक्यूल 1 एंड RA फॉर द मॉलिक्यूल 2। क्लियर? और इसी को आप क्या कह सकते हैं, होल ओवर ट्वाइस ऑफ RA फॉर बोथ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम है। अब यहाँ पर आपको ओवरऑल RA निकालना है, तो क्या आप ये कह सकते हैं DAA फॉर मॉलिक्यूल 1 एंड फॉर द मॉलिक्यूल 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू योर एटॉमिक रेडियाई फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। और यहाँ वो मॉलिक्यूल उन्होंने क्या लिया है, A2 मॉलिक्यूल। कम टू द नेक्स्ट।
आपने डिस्कस की मेरे साथ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आपने बार बार यही बोला मैम, वो जो ओवरलैपिंग होती है जब, उस दौरान जो हम क्या निकालते हैं, रेडियाई का डिटर्मिनेशन करते हैं, उसी को आप कोवेलेंट रेडियाई कह रहे थे। नाउ कम टू द आयनिक रेडियस। अब क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है आयनिक रेडियस मीन्स आयंस के बीच में यहाँ पर बात होगी, और आयंस हमेशा कौन कौन से फॉर्म्स में होते हैं, 2, प्लस एंड माइनस, सबको पता है। सी इफ, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में मैं बार बार चल रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एटम, एटम ए। जब ये एटम ए डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या बना, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं तो आपने क्या देखा, क्या बना यहाँ पर, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन। क्या मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी जब हमने क्लासिफिकेशन से पहले पीरियोडिसिटी में मैंने आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने उस केस में आपको बोला था जब कभी भी बेटा किसी भी फॉर्म में आपको प्लस या माइनस वहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको अगर प्लस है तो वहाँ प्लस नहीं करना है, जस्ट उसका रिवर्स करना है। सेम चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आइए अब मैं कहती हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया हाइड्रोजन, तो आपको पता है हाइड्रोजन का डिसोसिएशन करना है किस में, आयंस में। ये भी आपको पता है कि 2 ही फॉर्म होंगी आयंस की, वन इज प्लस एंड अनदर इज माइनस। सो अगर मैं प्लस फॉर्म में मैं बात करूं तो क्या हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या वो कैटायन बनाएगा, हाँ जी बिल्कुल कैटायन बनाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो वहां पर क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा। वही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, वॉट एवर, सी ओके। सो दिस इज योर आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में भी अपन ने डिस्कस किया 2 तरीके की हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। सो व्हाट इज कैटायनिक, व्हेन ए न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू एन कैटायन, क्लियर, जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज लेसर देन द एटॉमिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस हमेशा ही लेसर होता है एटॉमिक रेडियस से, क्यों, क्योंकि वो जस्ट उसका हाफ हो गया, डिसोसिएट हो गया ना, आधे मॉलिक्यूल का ही यूज हुआ उसमें। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस। आपको पता है अगर मेरी एनर्जी है, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, कभी होता है ना घर में फाइट हो गया कुछ भी है, तो फाइट होने के बाद हम जब भाई बहन भी लड़ लेते हो, तुम लोग लड़ते ही हो गए, मैं भी लड़ती हूँ आज भी अपने भाई से, लड़ाई कर ली, पिलो फाइट हो रही है, उधम मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑल सडन क्या होता है, यार थक गए, कहते हो ना लड़ाई करने के बाद, भाई आप रहने दे यार, अब मत मार, मेरे को लग गई है और मैं थक गई। सो मीन्स व्हाट, आपने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी, उस केस में आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। यहाँ भी उसने वही बोला है कि एटॉमिक रेडियस से स्मॉल होती है कैटायनिक रेडियस, क्योंकि क्या करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स सेम। प्रोटॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहाँ पर क्या रहते हैं, सेम, क्योंकि वहाँ पर जो Z इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है उस केस में, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पुल किए जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ, एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। यही मैंने आपसे डिस्कस किया था, दिस याद कर लो फिर से, ये रेडियस और ये आपका DAA। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो दूसरा क्या होगा, वो इसके नियरली क्लोज जाएगा, पुल किया जाएगा किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और एटॉमिक रेडियाई क्या होगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। मोर ओवर आफ्टर लूजिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल बिकम्स एन अल्टीमेट शेल, और यू कैन से अ न्यूट्रल शेल। मैंने बोला आपको मैंने लैब से डिस्कशन किया था कि एलिमेंट शेल्स का, पेनल्टीमेट शेल्स, नॉर्मल शेल्स, आउटर शेल, ये सारे, तो आपको सारी चीज़ें पता है। अब यहाँ पर हम कैटायनिक रेडियस के केस में यही बोल रहे हैं, जब अपने आउटर मोस्ट शेल से, मीन्स सबसे बाहर वाला जो शेल है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो उसने लूज कर दिए, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका पेनल्टीमेट शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है वो एकदम ही क्या हो जाएगी, 0, विच इज़ नियर टू न्यूक्लियस। सो वहाँ पर आप जब कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे, एनर्जी ही नहीं बची, दैन इट स्टार्ट श्रिंकिंग,
जब श्रिंकिंग होगी तो अब वो एटम के केस में आपको श्रिंकिंग ऐसे नहीं दिखेगी, वहाँ पर आप उसको कैसे कहते हैं कि उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको क्या नोटिफाई करना है, क्या चीज़ याद रखनी है जो मेजरली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि साइज ऑफ कैटायन जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। व्हाट आई सेड, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली एंड रिपीट इट अगेन। मैंने कहा साइज ऑफ कैटायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्टिव से। क्या हम इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला करते थे, बिल्कुल इसी को आप कहा करते थे। रिप्रेजेंटेशन कैसे था, जेड इफेक्टिव। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं सोडियम के केस में आपके साथ बात करने जा रही हूँ। सोडियम मेटल के लिए अगर मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो मुझे बताइए उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। आपने कहा 11, बिल्कुल ठीक। अब 11 होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो आपने कहा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। होपफुली हमने सही लिखी है। चलिए, आपने कहा कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करना क्या है। मैंने कहा जब सोडियम मेटल के लिए जस्ट एन ए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट एटम दैट इज Na। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है आयन में। अब आयन में अगर मैं कन्वर्ट करूंगी Na को Na+ में, तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब ये Na+ में कन्वर्ट होगा तो मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या निकालना है। मैंने आपको बताया था एंड होपफुली याद भी होगा कि जब कभी भी आयनिक स्पेशीज के ऊपर जो चार्ज लगा है उससे ऑपोजिट आपको काम करना है। मींस यहां अगर प्लस मेंशन है तो आपको वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब मैं बना रही हूं प्लस वाली स्पेशीज, आयनिक स्पेशीज। तो आपने कहा, मैंने बोला यहाँ कॉन्फ़िगरेशन थी 2p6 3s1, और ये भी आपको पता है कि हम वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन मूव आउट कराते हैं। अब जैसे ही मैं आयनिक स्पेशीज Na+ में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप कौन सा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे यहाँ से, लास्ट शेल से, वैलेंस शेल से, जो कि कौन से ऑर्बिट से जाएगा, s ऑर्बिट से। तो आपने कहा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालती हूँ तो आपने कहा मेरी स्पेशीज बन गई Na+, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके क्या आ गई, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s0, क्योंकि 3s के ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी हमने निकाल दिया, तो s ऑर्बिट हो गया वहां पर 0। 3 के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, ये चीज ध्यान रखनी है। 2 और 1 फुलफिल है, 3s 0 हो गया। जैसे ही ये 3s 0 हुआ तो यहाँ आपने देखा जो पेरेंट एटॉमिक स्पेशीज थी, क्योंकि यहाँ रिलेट किससे किया जा रहा है, कैटायन के साइज से। इनिशियल में इसकी एटॉमिक रेडियस थी स्टूडेंट्स 186 पिकोमीटर, बट जैसे ही ये अपना साइज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो इसकी जो रेडियस थी वो कितनी हो गई, दैट इज 95 पिकोमीटर्स। तो मैंने ओवरऑल आपको बताया कि इसने क्या किया, अपने साइज में श्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। तो श्रिंकिंग होगी जब साइज में, तो आपको एक न्यू रेडियस जनरेट होती है, और वो न्यू रेडियस कितनी है, दैट इज 95 पिकोमीटर्स। किसके रिस्पेक्ट में, Na+ के रिस्पेक्ट में, जबकि पेरेंट एटम Na के रिस्पेक्ट में आपको कितनी मिली थी, 186 पिकोमीटर। किस वजह से हुआ है ये ऑल ओवर थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो मैंने 2 रिस्पेक्ट में बात की, कैटायन और एनायन। ये क्लोरीन, मैम ये एक बड़ा एक छोटा आपने क्यों बनाया है, होना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन। अभी तुम्हें ये पता ही नहीं है कि कैटायन क्या है, एनायन क्या है, ये तो तुम्हें अभी तक पता चल गया, लेकिन किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। तो ध्यान रखो, हमेशा जो एनायन होगा, क्या बोल रही हूं मैं, जो एनायन होगा मींस नेगेटिव आयन होगा, वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। क्लियर, Pa इज व्हाट, Pa इज पेरेंट एटम। जो एनायन होगा मींस नेगेटिव जिसके पास है वो हमेशा क्या होगा, अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। देखो फिगर में दिख रहा है आपको, ये वाला Cl जो है मैंने छोटा लिया है, जबकि ये वाला जो है बड़ा लिया है। लेकिन जो कैटायन होगा मींस जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा ही पेरेंट एटम से क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा। याद रखनी है ये दोनों बातें आपको।
अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे ले लेती हूँ। ये सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आपने सबसे पहले तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6 आर्गन के केस में। पोटेशियम के केस में मैं बात करूं तो 3p6 4s1, क्योंकि p ऑर्बिटल थर्ड सबशेल का भी कंप्लीटली फिल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और उसके पास एक्स्ट्रा है, कौन से में जाएगा, 4s वाले में, नेक्स्ट ऑर्बिटल में ही तो जाएगा। इसके बाद कैल्शियम के केस में मैं बात करूं तो 3p6 4s2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है फर्दर, आपने साइज देख रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर साइज डिक्रीज, और यहाँ पर जबकि बीच में एनायन भी है और कटायन भी है। तो यहाँ याद रखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर काउंट कैसे करोगे कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब S2 माइनस के केस में मैं बात करूँ तो आपको पता है, एक सेकेंड, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी कंप्लीट है 18 इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैल्शियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मैम ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर, ठीक है, फिर आप इसको किससे रिलेट करेंगे, यहाँ फिर आप रिलेट करेंगे इसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से रिलेट करोगे, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही छोटा उसका साइज होगा, उतनी ही कम उसकी एटॉमिक रेडियाई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फर को मैं बोलूँ कितना एटॉमिक नंबर होता है बताइए, 16, 17, 18, 19 एंड 20, यही होता है। सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। मैंने आपको क्या बोला, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही कम उसकी एटॉमिक रेडियाई होगी और उतना ही कम उसका साइज होगा। सी द डिफरेंस। आपको क्या पिक्चर से यही चीज समझ में आ रही है? देख लो, 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इजिली बाउंड कर सकता है। साइज को देखेंगे आप, उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 18 है, मींस इसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ केस में लूज करने में। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रोटॉन काउंटिंग की बात करेंगे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, याद तो होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने काउंट कर लिया और वो सारे ही केसेस में सेम आ रहे हैं, तो आप किसके साथ डील करेंगे, एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर? और एक चीज याद रखनी है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूं फिर से, कि एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा, जबकि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। कम टू द नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल लिया, आयरन। व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयरन, Fe। अब मुझे बात करनी है किसके केस में, आयंस के केस में। आपको पता है कि जो आयरन होता है उसकी मेजर एग्जिस्टेंस होती है +2 एंड +3। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि Fe बड़ा है किससे, Fe+2 से और Fe+3 से। क्यों? ये क्या है, यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में है, ये यहाँ पर आयनिक फॉर्म में है। और मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ कही है कि जब कभी भी प्लस फॉर्म में आ रहा है, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, बट प्लस फॉर्म में आ रहा है मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां से लूज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर +2 है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे इस वाले आयन के कंपैरिजन में। यहाँ पर +3 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और कम होगा इससे। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, लेड के केस में। लेड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Pb+2 एंड Pb+4। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके साथ मैग्नीज का। मैग्नीज को Mg से रिप्रेजेंट करते हो या Mn से, कंफ्यूज नहीं होना है, Mn। Mg कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, Mn होता है। Mg होता है रिप्रेजेंटेशन गाड़ी Mg हेक्टर का, वो नहीं यूज करनी है, यहाँ पे मैग्नीज है। आ जाओ, Mn+2 +3 +4 +5 +6 +7। यहाँ पर +7 तक क्यों लिया है, आपको पता है कि जो मैग्नीज होता है आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या होता है, +7। वो +7 तक एग्जिस्ट करता है, जबकि ये सारे इनका मैक्सिमम कितना है, आयरन जैसे +3 मैक्सिमम, लेड +4 मैक्सिमम, कैल्शियम +2 मैक्सिमम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैग्नीज के केस में जब मैंने बात की तो आपने देखा फर्दर जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है वैसे वैसे उसकी क्या होती जा रही है, साइज श्रिंक होती जा रही है, रेडियाई
कम होती जा रही है। किस केस में? आयनिक रेडियस के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, अब बात करूंगी मैं आपसे एनायनिक रेडियस की। व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अब तक मैंने आपसे डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन लूज करना, अब इलेक्ट्रॉन हम गेन करेंगे। मीन्स कि अब होना है मुझे मोटा, मुझे खाना है, इनटेक करना है, मुझे बॉडी वेट गेन करना है। मैं हूँ एक एटम, अब मैं इलेक्ट्रॉन खाऊंगी, खाने नहीं है, एक एग्जाम्पल बच्चा, नॉर्मल बात कर रही हूँ। व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू एन एनायन। देखो मोटे होके ना नेगेटिव होती जा रही हूँ मैं, जितने ज़्यादा मोटे होगे उतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। होते हो ना नेगेटिव, टेंशन नहीं होती, हाय मैं मोटी हो गई, ये सूट नहीं करेगा, मैं अच्छी नहीं लग रही या नहीं लग रहा, वॉटेवर। तो सेम चीज़, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा ये नेगेटिव होता जाएगा, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। एनायनिक रेडियस हमेशा बड़ी होती है अपने एटॉमिक रेडियस के, बताई थी ना अभी। बिकॉज इन एन एनायन इलेक्ट्रॉन आर मोर देन प्रोटॉन्स, क्योंकि एनायन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। जबकि कैटायन के केस में अपन ने अभी रिलेट किया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला, वहाँ पर क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे। यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। सिर्फ एक यही डिफरेंस है जो कैटायन और एनायन में आपको याद रखना है कि कैटायन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, एनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। And inter-electronic repulsion increases, which also increases screening effect. क्योंकि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच का क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो इनके बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बेटा बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब कभी भी रिपल्शन फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं आप स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अपन डिस्कस भी करेंगे अभी। और वो क्यों, रिपल्शन फोर्स ज़्यादा कैसे हो जाएगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम एनवायरनमेंट के नेगेटिव चार्ज के। अब जब सेम चार्जेस ही बार बार देखेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन। वही चीज़ उन्होंने बोली है कि जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होती जाएगी, उनके बीच का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और उसी को आपने नाम दिया है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सी ये एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैंने F लिया, बताना 3 2 5 1 6। अब आपने देखो फ्लोरीन के केस में हम बात कर रहे हैं, इसकी सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई कितनी थी, 64 थी। कितनी थी, 64। अब यहाँ पर क्योंकि पहले हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था, जब इलेक्ट्रॉन आपने निकाला था तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, एक और ऐड कर रहे हैं। अगर ऐड करोगे तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। अब एटॉमिक रेडियाई बढ़ी तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ के कितनी हो गई, 136 पिकोमीटर, जो आपकी न्यू रेडियाई है। किस केस में, वहां पर आपका जो आयन का फॉर्मेशन होगा उसको आप कहेंगे F+। यहाँ देखो, यहाँ देखो F+, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दोनों चीज़ें सेम है, हमने वही रिवील किया है जो उस वाले में था, बस आपको याद रखना है। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 9, इसके केस में भी और इसके केस में भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो F- में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रही हूं, जब जब नेगेटिव दिख रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वहां पर। तो 9 + 1 गिव्स 10। क्लियर। अब यहां पर आपको निकालना है क्या है, Z/E मीन्स mass by charge ratio। 9/9 is equals to 1, but 9/10 is equals to 0.9, as Z effective of F- is less than F। F- का Z effective जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज जो है F- का F से बड़ा है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो, लिख लो, सीधा की सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव जो है F- का वो कम है, किससे, F से। Z इफेक्टिव ऑफ F- इज लेस देन Z इफेक्टिव ऑफ F। देयरफॉर क्या कहा उन्होंने, F- इज ग्रेटर देन F in respect of size। क्लियर।
वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नहीं, सीधा ऐसे ही एग्जाम्पल में देगा, बस आपको पता होना चाहिए। कॉज मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो क्या बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएगा। देखिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। दोज स्पेशीज having same number of electrons but different nuclear charge। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज कौन सी होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, सिमिलर, लेकिन उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। उसी को आप कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज के लिए आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, जैसे जैसे Z इफेक्टिव आपका कम होगा, Z इफेक्टिव अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये कहेंगे एटॉमिक रेडियाई जो है, किसके केस में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज के केस में बढ़ेगी। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगेन आई रिपीट, Z इफेक्टिव अगर कम हो रहा है तो एटॉमिक रेडियाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज के केस में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। याद रखना इस बात को। अब मान लीजिए ये आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सी हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, और वो कोई भी मान लो, आपको पता है इसका 19 होता है, 20, इसका 16, 17, लेकिन इनका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो फॉलो कर रहा है, सब में ही इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। अब आपको निकालना क्या है, Z/E रेशो, मास बाय चार्ज रेशो। तो देखो मास बाय चार्ज रेशो निकालते आपको वेरिएशन खुद को दिख रहा है, 19/18, 20/18, 60/18 एंड 17/18। तो आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा रेडियाई का। वो ऑर्डर कैसे आएगा, S-2 सल्फर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था उस केस में कि एटॉमिक नंबर अगर कम है, एटॉमिक नंबर कम है तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर कम है, साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि उसकी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, देख लो, सल्फर की, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन को ओबे कर रहे हैं। और यहाँ अगर 10 इलेक्ट्रॉन के केस में मैं बात करूँ तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, देन सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इस पे भी आपको एग्जाम्पल में दे देगा लिख के, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन ओबे कर रहा है और किसका एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा या घटेगा। इस रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चनिंग होती है, अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। अभी एक बार के लिए इसको याद रखते जाइए, जो जो मैं बताती जा रही हूँ, जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है उसको राइट डाउन करते जाओ, डिस्कस करेंगे अपन। कम टू द नेक्स्ट, मेटालिक रेडियाई। पहले मैंने डिस्कस की एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई के बाद मैंने आपसे डिस्कस की कौन सी, आयनिक रेडियस। अब हम डिस्कस करेंगे मेटालिक रेडियस। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या बात होगी, एक सॉलिड फेस की। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आप कहाँ पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे अपन, वो भी सॉलिड स्टेट के केस में बात कर रहा है तो आप क्रिस्टलाइन यानी कि प्योर फॉर्म को आप यहाँ पर लेंगे, तो वहाँ सेम वही चीज़ है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस C, यहाँ से यहाँ तक का रेडिया और यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम सेंटर टू द आउटर मोस्ट, दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R। यहाँ पर अब आपको बस किसको रिलेट करना है, मेटालिक बॉन्ड्स को, मेटालिक एटम्स को और क्रिस्टल लैटिसेस को। देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके बीच में कभी भी आप ओवरलैपिंग वाला केस नहीं देख सकते। मीन्स दिस, जो कि आपने आयनिक में भी पढ़ा है, कोवेलेंट में भी पढ़ा है। मेटालिक के केस में ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर मेटालिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कोवेलेंट रेडियस। दिस इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये क्या है, दो मेटल एटम ले लिए मैंने, ये एक मेटल एटम A है, ये दूसरा मेटल एटम B है, ये मान लेती हूँ मैं। अब मैंने यही बोला कि यहाँ से यहाँ तक वाला रेडियस C,
ये जो आपका न्यूक्लियस था, एक ये न्यूक्लियस था। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस था इसको आपने आर ए कह दिया, और ये वाला जो रेडियस था इसको आपने क्या कह दिया, आर बी कह दिया। तो मैं इसको, ये जो बॉन्ड लेंथ आपने निकाला, तो क्या मैं इसको आर ए प्लस आर बी कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ, कह सकती हूँ ना, ये कह सकती हूँ। या फिर मैं इसको ट्वाइस ऑफ आर कह सकती हूँ, और जब मैं दो मेटल एटम्स लेके चल रही हूँ तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ आर एम बी कह सकती हूँ फॉर द केस ऑफ टू मेटल एटम्स, क्योंकि दो की मिक्सिंग से ही आप बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये जो है आपके मेटल आयंस हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। क्रिस्टल लैटिस में देखो कैसे दिखाते हैं, इधर आओ। अब जब कभी भी क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, अपन सॉलिड स्टेट में इसको डिस्कस करेंगे। एक बार एक छोटी सी ब्रीफिंग में आपको बताती हूँ। क्रिस्टल आपको हमेशा एक 3D फॉर्म में दिखाना होता है। पहली चीज़ तो जब आप 3D फॉर्म में इसका ओरिएंटेशन दिखाते हैं तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन सभी जगह पर बात कर रहे हैं आप। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की सारी बात है, उसी इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्ट मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। तो ये जो सेंटर पॉइंट्स, ये आपके सारे क्या हैं, मेटल आयंस। हो कि आपको दिख रहे होंगे उसमें, और नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया है, दोज आर व्हाट, मेटल आयंस। अब ये जो मेटल आयंस हैं ये किसी चैम्बर में है, तो वो चैम्बर ब्लैंक तो हो नहीं सकता, मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गैस प्रेजेंट होता है, कोई भी खाली नहीं होता उस तरीके से, चाहे वो एयर प्रेशर ही हो। ठीक है, यहाँ पर जो फिलिंग है वो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गैस। लेकिन जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि बेटा अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, मैंने बोला यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो वो जो वेकेंट स्पेस जनरेट हुआ, दिस वेकेंट स्पेस इज नोन एज कर्नेल। व्हाट आई सेड, दिस इज कर्नेल, नॉट कर्नल फ्रॉम द आर्मीज, इट इज कर्नेल फ्रॉम द केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आप कहते हैं दैट वेकेंट स्पेस जो जनरेट हो जाता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अदर शेल, उसको आप कहते हैं कर्नेल। और वो हमेशा ही मेटालिक्स के केस में ही होगा, मींस सॉलिड फॉर्म जहां एग्जिस्ट करेगा वहीं होगा, क्रिस्टल लैटिसेस में ही होगा। ये कर्नल्स आपके आयोनिक या कहीं भी नहीं बनेंगे। आ जाओ, मेटालिक रेडियस को आप कैसे डिनोट करते हैं? मेटालिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और यू कैन से Z इफेक्टिव। वही चीज है सेम। चलो मैं आपसे कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेटालिक रेडियस है तो मेटालिक रेडियस को आप ऐसे ही लिखोगे, M से M प्लस, आयनिक फॉर्मेशन ही तो हो रहा है। अब ये जो Mn+ बना कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपको पता नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला ही तो है। चलो ये जो एटम था कर्नेल एटम, इस केस में क्या होगा, मैं अगर सोडियम की बात करती हूँ, सोडियम को मुझे आयन बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ? मुझे सोडियम को सोडियम आयन बनाना है, और क्या सोडियम Na- में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। सोडियम हमेशा प्लस में एग्जिस्ट करता है, मींस Na+ में। अब मैं Na+ में एग्जिस्ट करता है तो मुझे Na+ बनाना है, और Na+ जब आप बनाओगे तो आपने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, इसमें से निकाल दोगे। निकाल दिया मैंने। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेती हूँ, कैल्शियम। कैल्शियम को कैल्शियम+ बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करोगे? जब कैल्शियम प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस तरीके से आपको ये जो चीज़ें हैं ना रिलेट करके याद रखनी है बच्चा। दिस इज़ योर मेटालिक रेडियस। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट था, इसकी पूरी ब्रीफिंग जो है हमें इतनी करनी है नहीं, क्योंकि एक सेगमेंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी का क्रिस्टल लैटिस का जो सेगमेंट है वो हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे। लास्ट एटॉमिक रेडियाई में जो आपका लास्ट रेडियाई बचा है दैट इज वंडरवॉल रेडियस। अब ये वंडरवॉल रेडियस क्या है? आपको सबको पता है कि वंडरवॉल बॉन्डिंग तो वो होती है जो बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती हैं, लेकिन वंडरवॉल रेडियाई क्या है? दोज एटम्स like noble gases which are not bonded with each other experiences a weak attractive force to come nearer.
वही चीज़ है, जब बॉन्डिंग ही वीक है तो उसके अंदर रेडियाई भी तो वीक होगी। वही चीज़ उसने बोला है कि इनके अंदर वो वाले बॉन्ड एटम्स की हम बात करते हैं जो इजीली बॉन्ड नहीं हो पाते हैं एक दूसरे के साथ। उनमें किस तरीके का फोर्स होता है, एक वीक फोर्स उनके बीच में होता है एक दूसरे के पास आने के लिए, मीन्स एटम की बॉन्डिंग के लिए। उसी रेडियाई को आप कहते हैं वैन डर वाल रेडियाई। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ न्यूक्लियाई of adjacently placed atoms in a solid state of a noble gas is van der Waal radii। कौन कौन सी थी नोबल गैसेस, याद है क्या? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड था S ब्लॉक, राइट हैंड साइड था P ब्लॉक, बीच में था D ब्लॉक और P ब्लॉक के एंड में थी नोबल गैसेस। कौन कौन सी थी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। याद आ गई एक लास्ट सेगमेंट में जिसके हमने कोई वो नहीं बनाई थी स्टाइल, क्योंकि ये ऐसे ही याद हो जाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, दोज आर व्हाट? योर नोबल गैसेस। इनके बीच में हमेशा ही कैसी बॉन्डिंग होती है? बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है और इनकी रेडियाई भी कैसी होती है? बहुत ही वीक। इसीलिए इनका नाम दिया गया है वैन डर वाल रेडियस। Inert gas have only van der Waal radius, inert gases में भी। In molecules of non-metals and solid, कौन कौन? Non-metals and solid, both have covalent and van der Waal radii। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड में तो चलो ठीक है आपको समझ में आ रहा है वैन डर वाल है, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं जिनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कब हो सकती है? जब वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? देखो अब ये दो एटम्स, अब आप देखिए चार आपको एटम दिख रहे हैं, एटम ए दिख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले इस एटम पे मैं आती हूँ आपके पास। ये देखो आपने बोला ये जो है रेडियाई फ्रॉम दिस एंड दिस, इसको आपने क्या बोला है? कोवलेंट डिस्टेंस। क्या बोला है आपने? कोवलेंट डिस्टेंस। और इसी को आप बोल रहे हैं कोवलेंट रेडियाई, डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप। सेम इस चीज़ में मैं कहूँ ये कोवलेंट रेडियाई कब हो जाएगी? जब ये हो जाएगा, एक सेकेंड बचा, कोवलेंट रेडियाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? DAA बाय 2 इज इक्वल्स टू RC। अब क्योंकि वैन डर वाल रेडियाई की मैं बात कर रही हूँ तो वो क्या होगी? क्योंकि आपको पता है वैन डर वाल रेडियाई में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, मींस रिपेल करते हैं, वीक बॉन्डिंग होती है। वीक बॉन्डिंग होती है तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ योर वैन डर वाल डायमीटर, और यू कैन से वैन डर वाल डिस्टेंस। मीन्स कि इनके बीच में ओवरलैपिंग शुरू भी नहीं होती है। क्लियर? और इसी को आप कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस को आप कैसे डिनोट करेंगे? dVW डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू RVW। क्लियर? सेम विथ दिस। बहुत ईजी है, ईजी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको सारा चीज़ें समझाती जा रही हूँ। बस बेटा आपको जो है ना याद करना है, नोट डाउन करते जाओ क्लियर अच्छे से कि हाँ इसको इसका डिनोशन है, इसका इसका डिनोशन है। बहुत इजी वे में अपन लेके चल रहे हैं। आ जाओ अब देखो अपन को क्या करना है, कोवलेंट रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई को थोड़ा सा एक रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एक कॉज दिया कि कोवलेंट रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई जो होती हैं वो दोनों प्रेजेंट होती हैं किसमें? कुछ नॉन मेटल्स और सॉलिड्स के केस में। तो देखो कैसे, ये कोवलेंट रेडियाई और ये वैन डर वाल रेडियाई। पहला एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपसे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की कोवलेंट रेडियाई आपको दे रखी है 0.37, जबकि इसकी वैन डर वाल रेडियाई कितनी है? 1.20। आपको दिख रहा है कि ये उसकी क्या है? जस्ट डबल है, डबल ट्रिपल ऑलमोस्ट। सेम ऑक्सीजन के केस में देखो इसकी कोवलेंट रेडियाई आपको दी हुई है 0.66 और वैन डर वाल रेडियाई कितनी है? 1.40। ये भी आपको दिख रही है ऑलमोस्ट डबल। सेम फ्लोरीन के केस में देखो 0.64 एंड 1.40, यहाँ भी डबल रेज आउट हो रहा है। सल्फर के केस में मैं कहूँ सी 1.04 कोवलेंट रेडियाई है, लेकिन वैन डर वाल रेडियाई इसकी कितनी हो रही है? एनहांस होकर 1.85। सेम इन द केस ऑफ ब्रोमीन। तो आपको यहाँ इन सब में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, इन सारे केसेस में आपको क्या देखने को मिला कि जो आपकी वैन डर वाल रेडियाई है
वो जस्ट क्या होती है, कोवेलेंट रेडियाई की डबल, ऑलमोस्ट डबल, नॉट एग्जैक्टली डबल, इट इज ऑलमोस्ट डबल. सो van der Waals radii इज नियरली डबल्स टू कोवेलेंट रेडियाई. सो यही मैंने आपको इन एलिमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है. देखो आ जाओ इस पे, ये सारी चीज़ें आप डिनोशन देखते जाओ. एक एग्जाम्पल लिया मैंने क्लोरीन का, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया. ये आप देखिए कि ये जो है ये तो आपकी कहलाती है बॉन्ड लेंथ. मैंने बताया था आपको क्या कहलाती है, ये बॉन्ड लेंथ. और इसका भी हाफ आपकी कहलाती है क्या, कोवेलेंट रेडियाई, आरसी. अब इन दोनों के बीच में मैं अगर बात करूं तो ये आपकी थी van der Waals डिस्टेंस. अभी लास्ट वाले में देखिए इसमें ये थी सी, ये क्या थी, van der Waals रेडियाई. और इन दोनों के रिस्पेक्ट में सेम चीज़ है. तो Cl2 मॉलिक्यूल के केस में कोवेलेंट रेडिया तो है कितनी, 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन van der Waals रेडियस कितनी है, 1.80 आर्मस्ट्रॉन्ग. इट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट डबल टू द कोवेलेंट रेडिया ऑफ Cl2. क्लियर? सो van der Waals रेडिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू कोवेलेंट रेडिया. प्लीज नोट इट डाउन बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. van der Waals radii is nearly equals to 2 into covalent radii. अब van der Waals radii is equals to what? Metallic radii is greater than covalent radii. Metallic radii covalent radii से ज़्यादा होगी. बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने आपसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर ली हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दिया है. अब इनको याद करना शुरू कर दो बस. इससे ज़्यादा अब तुम, इससे ज़्यादा शॉर्टाइज और भी हम कर सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ समझना तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं तुमको पहले ब्रीफिंग और शॉर्टाइज दोनों चे फॉर्मेट्स में बता रही हूँ. क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, van der Waals रेडियाई कोवेलेंट की डबल होती है, नियरली, ऑलमोस्ट. और मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती है. नेक्स्ट आ जाओ. अब एक कोरिलेशन देखते हैं. किस किस में, कौन कौन सी मैंने आपसे डिस्कस की, कोवेलेंट, मेटालिक और आयनिक. अब देखो मेटालिक के केस में मैं बात करूं तो आपने ये देखा कि दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, एटम्स का जो साइज़ है वो लगभग इक्वल ही है. कोवेलेंट के केस में मैं बात करूं तो एटम्स का साइज़ जो है क्या है, वो थोड़ा छोटा है इससे इसका. लेकिन आयनिक के केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तो ये बहुत वेरिएट होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि एनायन का साइज़ जो है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है. सी, दिस इज योर एनायनिक पार्ट. और आप यहाँ रेडियाई निकालेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं R प्लस प्लस R माइनस. अब एनायनिक के केस में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जब कभी भी आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इन एन पीरियोडिक टेबल, क्या बोल रही हूँ मैं, जब डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपको पता होना चाहिए साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा. देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, O2 माइनस, S2 माइनस और Fe2, सॉरी बेटा Fe2 माइनस कह सकते हो. इसके आगे वो टेलेरियम वगैरह ये सारे भी आप ले सकते हो. और क्या एग्जाम्पल, अगर सोडियम के केस में देखूँ तो सोडियम बड़ा होगा अपनी कैटायनिक स्पेशीज से, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, प्लस. तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी आप इनको बता सकते हैं. नॉर्मल सा फेस था अपने को याद रखने का. एक चीज़ याद रखनी है कि van der Waals रेडियाई जो है वो हमेशा एग्जिस्ट किस में करती है, अपने सॉलिड स्टेट में. देखो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन पढ़ते हैं. अब मैंने आपको ये बताया कि शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, जब कभी भी रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी वो आपका स्क्रीनिंग कहलाती है. ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट. और वो कैसे होगी कि मान लीजिए ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि बाहर वाले जो शेल्स हैं कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स. तो मैंने बोला कि जैसे जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं नियर बाय. अब यहाँ पर मैं देखूँ न्यूक्लियस से अगर इसको रिलेट करूँ तो यहाँ तो आप अट्रैक्शन कह सकते हैं,
लेकिन अगर मैं इससे इस शेल के बारे में मैं बात करूं तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है। जब रिपल्सिव फोर्स के केस को आप देख रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है, दिस इज़ योर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। खत्म, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल एक्ट एज अ स्क्रीन, those inner shell electrons between the nucleus and electrons in the outermost shell। लैंग्वेज फॉर्म में है, इसी फेनोमेनन को आपने कहा है शील्डिंग इफेक्ट। लार्जर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स, अंदर वाले शेल्स में, ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो जितने ज़्यादा आपके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतनी ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। ये कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो मैंने फिर से बोलूँगी कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर शेल्स में, उतनी ही ज़्यादा स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी। एंड स्मॉलर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दस डिक्रीजिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब होल ओवर फर्क किस पर पड़ रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हमेशा ही डिक्रीज होगी। प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? नेक्स्ट, ये देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब सबसे पहले आप देख रहे हो ये वाले पॉइंट में मैं बात करूं, दिस यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? रिपल्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द इनर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, क्योंकि सेम पोल्स सेम चार्ज, रिपल्शन ही होगा। यहाँ के केस में मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस से, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स कि वो सीधा उसके पास वे है न्यूक्लियस से कॉन्टैक्ट में आने का। तो न्यूक्लियस आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर समहाउ अ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। सी, इस केस में मैं बात करूं, सेम चीज है कि यहाँ भी आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। जबकि इन दोनों फेजेस में आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको रिपल्शन का केस दिख रहा है। यही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा रिपल्शन बढ़ता जाएगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्लियर? आ जाओ, अब पढ़ लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इन अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव एंड प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। यही डिस्कस किया था। एग्जाम्पल, जैसे एक ग्राफ याद आ गया, वही वाला लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, फर्स्ट वाले में जो मैंने आपको दिखाया था। क्या हो रहा था? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा था। लिथियम सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, डाउन द ग्रुप। अब इनर ग्रुप देखें, ये पीरियड्स में बात होगी। इनर ग्रुप देखेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ शेल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिथियम सबसे बड़ा था उस केस में, पीरियड के केस में, यहां पर क्या होगा? छोटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि यहां आप इसको किससे रिलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, periodic variation of atomic size across a period. It decreases from left to right. कहाँ से कहाँ? Left to right decrease होगा in a period as effective nuclear charge. जैसे जैसे Z effective बढ़ेगा, atomic radii among a period from left to right क्या होगी? Decrease होती जाएगी। C, lithium, beryllium, same. अब इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में ये क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज करेंगे। क्लियर? देखो लिथियम। आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस किसके हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे।
बिल्कुल पढ़े थे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैकोनी, कॉपर जिंक, वही है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ आप जा रहे हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके केस में तो ये क्या है, आयरन कोबाल्ट निकल, यहाँ भी आपका Z इफेक्टिव क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन कॉपर से जिंक के केस में आप देखेंगे तो आपका Z इफेक्टिव क्या है, कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आप रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब देखो एक्सेप्शंस तभी तो है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये सारी, ये नहीं कि ये बढ़ता जा रहा है तो Z इफेक्टिव बढ़ता ही जाएगा, नहीं, इस केस में कम होगा, इसीलिए ये एक्सेप्शन में डाला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट रेडिया। ऑर्डर क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। यहाँ पे चेंज कहाँ पर है, सी, ये तीनों कौन है, ये निकल। निकल मतलब निकल मत जाए यहाँ से कि चल निकल, निकालना नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है, रखना है इसको। निकाल दोगे ना तो फिर तो आगे मैं क्या बोलूँ कि नीट में अपन बैठेंगे कि निकलेंगे। निकलना है ना, निकलना है क्लियर करके एग्ज़ाम को, ऐसे ही नहीं कि एग्जामिशन से मारा पेपर, बैठे वहाँ पर 4-5 टिक लगाए, जय बालाजी, जय भोलेनाथ, नहीं। हमें होना चाहिए क्वेश्चन देखते, अरे एटॉमिक शेल्स, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये वो वाले लगाएंगे हम तुक्के, जिनको आप तुक्का नहीं कहेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, समझ के। देखो कोवेलेंट रेडिया है, साइंस टीचर वही वाला सीन है, लेकिन मैग्नीज आयरन तक ये बढ़ रहा है, स्कैंडियम से लेके आयरन तक। सबसे बड़ा क्या है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडिया किसकी है, कोवेलेंट रेडिया है, स्कैंडियम की, टाइटेनियम की उससे कम है, वेनेडियम की उससे कम है, क्रोमियम की उससे भी कम है, और मैग्नीज की उससे कम, और आयरन की। लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकल ये तीनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। आयरन, कोबाल्ट और निकल ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उसके बाद फिर से निकल के बाद कॉपर की उससे कम, जिंक की उससे कम। ये रिवर्स ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो इसको 3-4 जगह, घर में किचन में लगा दो, रूम में लगा दो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को ना जो मैं सीधे सीधे आपको दे रही हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन में, उनको कहीं ना कहीं चिपकाते जाओ, याद करते जाओ। एटॉमिक रेडिया है, आयनिक रेडिया है, जहाँ से निकले वो याद कर ली, पीरियोडिक टेबल लगा ली 4-5 जगह, तभी याद होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रही थी, पहले स्कैंडियम का बड़ा था, कम होती जा रही थी, फिर इक्वल हुई और फिर दोबारा से इंक्रीज हो गई। चलो नेक्स्ट। सो बेटा ये पार्ट जो यहाँ तक आज हमने किया, हमने सारी रेडियाएँ कवर कर ली। हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया, उसके चारों पार्ट्स डिस्कस किए और स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आयनाइजेशन एंथैल्पी और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन को लेके, क्योंकि सबसे पहले अभी हम पीरियोडिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी एक एक ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया है, पीरियोडिसिटी को ख़त्म करते ही हम एक एक ब्लॉक एलिमेंट्स लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, देन डी एंड एफ। क्लियर? सारी चीज़ें नोट डाउन दिमाग में अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।